नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विज्ञान और लेसन भी 7वां है कि मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, इनके इस टॉपिक के बारे में अपने इस लेसन में पढ़ेंगे। देखो कि क्या आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे तो आपसे क्या क्या साज सामान लेने के लिए कहा गया होगा। अपने पहाड़ों पर तो नहीं तो अपने कहीं भी जाते हैं, विवाह शादी में या रिश्तेदारी में किसी काम की वजह से, तो अपने मौसम देखते हैं कि गर्मी है तो गर्मी के अनुरूप कपड़े रखते हैं, सर्दी है तो सर्दी के अनुरूप स्वेटर, ओढ़ने के लिए शॉल, जुराब, शूज वगैरह मतलब अपने मौसम को देखते हुए ही अपनी तैयारी करते हैं। जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके माता पिता, आप कहीं भी जाते हो तो क्या कहते हैं कि साथ में क्या ले जाओ, छाता ले जाओ। क्यों ले जाओ? क्योंकि बारिश आएगी तो आपको क्या होगी, उससे सहायता होगी। तो ये भी क्या है, बारिश का मौसम होता है। तो क्या आपने कभी अपने परिवार के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में, अपने कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले किसका जिक्र होता है? मौसम का होता है। कई बात होगी 2 महीने बाद अपने क्या करेंगे, तो सबसे पहले 2 महीने बाद मौसम कैसा होता है, गर्मी का, सर्दी का, उसको देखते हुए ही सारी तैयारी की जाती है। आपने अब से ही खेल शुरू होने से पहले भी विशेषज्ञों को मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना है। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल के जो भी अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं, इसमें जो आपको उस मैच के बारे में पूरी परिघटना दर्शाते हैं, बोलते हैं, बोलकर बताते हैं, तो वो भी बीच बीच में यही कहते हैं कि आज का मौसम बहुत अच्छा है। कई बार बारिश हो तो बारिश होने का मौसम है, देखो मैच पूरा होगा या नहीं होगा। तो आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले विशेषज्ञों को मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है, इसका हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे अनेक दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। दूरदर्शन, रेडियो, दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम क्या है? तो देखो मौसम क्या है। इस अध्याय में हम क्या करेंगे, मौसम और जलवायु के बारे में ही पढ़ेंगे। हम यह भी जानेंगे कि जो जीव जंतु हैं वो किस आवास में, किस जलवायु के अनुरूप रहना पसंद करते हैं। तो मौसम क्या है कि चित्र 7.1 में किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना आपको दिया गया है। हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की जो रिपोर्ट है उसमें पिछले 24 घंटों से लेकर आने वाले 24 घंटों तक की रिपोर्ट दी होती है। पूर्वानुमान दिया होता है कि आने वाले 24 घंटे कैसे। देखो कि इस पत्र में ऐसे ही लिखा होता है, मौसम लिखकर कि सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा, शनिवार को जो अधिकतम तापमान है इतने और न्यूनतम इतने रहेगा, रविवार को इतने बजे सूर्यास्त और सोमवार को इतने बजे सूर्योदय होगा। ये सारी जानकारी पूर्वानुमान के हिसाब से लिखी जाती है। मुझे आश्चर्य है कि इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता है। तो जो मौसम की रिपोर्ट है वो भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों के वहां के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। एक क्रियाकलाप है कि किसी भी समाचार पत्र से पिछले 1 सप्ताह के सभी दिनों की मौसम की रिपोर्ट काट लीजिए। यदि आपके घर में समाचार पत्र नहीं आता तो अपने किसी पड़ोसी मित्र से मांगकर रिपोर्ट को अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। आप पुस्तकालय से भी मौसम की रिपोर्ट एकत्रित कर सकते हैं। सभी कथनों को कागज़ की एक शीट और चार्ट पेपर पर चिपका लीजिए। उसके बाद एक सारणी तैयार कर सकते हो आप। इसके बाद है कि वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए कीप लगी रहती है। क्या आपके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार सभी जो 7 दिन का तापमान है, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान है, उसको नोट करते हैं? तो कहीं जगह कम, कहीं ज़्यादा, कहीं एकदम से कम होता है, कहीं
एकदम से ज़्यादा होता है तो सप्ताह भर में इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। किसी स्थान पर जो तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तापमान, आर्द्रता और अन्य जो कारक हैं ये सारे मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि आज का जो मौसम है वो अत्यधिक आर्द्र है और पिछले सप्ताह का जो मौसम है वो क्या है, गर्म था। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। यह क्षण भर में भी परिवर्तित तो हो सकता है। कभी कभी यह हो सकता है कि सुबह के समय तो धूप खिली हो, लेकिन अचानक ही क्या हो जाता है, बादल आ जाते हैं, फिर वर्षा हो जाती है और तेज वर्षा होने के बाद एकदम से फिर धूप निकल आती है। तो मौसम एक क्षण भर में परिवर्तित हो जाता है। चूँकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है, अतः इसका पूर्वानुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि मौसम इतनी तेजी से क्यों बदलता है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मौसम के स्रोत क्या हैं। ये इनके जिज्ञासा है बच्चों की। तो देखो एक ग्राफ दे रखा है जिसमें 3 अगस्त 2006, 9 अगस्त 2006 मतलब 6 दिन का शिलांग मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान का ग्राफ बनाया गया है। ये देखो 3 से लेकर 9, ये पूरे मतलब एक सप्ताह का है। तापमान इतने डिग्री के बीच था। देखो पहले 3 को जो था वो कितना था, 26, तो फिर 4 को क्या हो गया, 24 से कम हो गया। फिर 5 को फिर कितना चला गया, 25 चला गया। और 6 को देखो बिल्कुल ही नीचे आ गया, 22। मतलब एक दिन का तापमान भी ऐसे चेंज होता रहता है। इसके बाद ये दिनांक तापमान बताया है कि 3 को 26 था, 4 को इतना, फिर 25, 22, 25, 23, 24 की कम ज़्यादा होता रहता है। जैसा किसी भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आप जानते हैं किस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? तो अध्याय 4 में आपने पढ़ा था कि इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं जिन्हें अधिकतम और न्यूनतम तापमापी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय तापमान न्यूनतम होता है? दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में और दोपहर के बाद होता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः में होता है। क्या आप समझ गए कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहावना होता है? तो क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में सोचा है? सर्दियों में तो क्या होता है, सायंकाल को अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है और गर्मियों में 8 बजे तक शाम के अंधेरा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें मौसम के हिसाब से ही चलती है। सर्दियों में जो दिन की अवधि है वो गर्मियों की अपेक्षा छोटे होते हैं। तो इसके बाद आती है जलवायु। मौसम जो विज्ञानी हैं प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं और पिछले अनेक दशकों में मौसम के रिकॉर्ड, इसमें देखो कि मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य क्या होता है, अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। गर्म गैसों का जो विशाल गोला है वो क्या है, सूर्य है। सूर्य की हमसे बहुत अधिक दूरी है, परंतु सूर्य इतनी गर्म गैसों का गोला है कि हमसे ये बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित है। फिर भी इसके द्वारा जो उत्सर्जित ऊर्जा है गर्मियों के दिनों में तो ऐसे लगती है कि जैसे यह बिल्कुल ही पृथ्वी के नज़दीक हो। इसके बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्र, वायुमंडल द्वारा अवशोषित परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने ये अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तानी या पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफ़ी भिन्न है। इसके बाद है कि हम इनमें से हमें किसी भी स्थान के मौसम के और निर्धारण करने की सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है।
मौसम तो क्या कहलाता है, जो प्रतिदिन ही उसके जो आंकड़े चेंज हो रहे हैं वो तो मौसम कहलाता है। लेकिन किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में स्थित आंकड़ों के आधार पर जो पैटर्न बन जाता है मौसम का, वो क्या कहलाता है, उस स्थान की जलवायु कहलाता है। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जो जलवायु है वो कैसी है, गर्म है। और यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है तो हम कह सकते हैं उस स्थान की जलवायु क्या है, नम्र है, आर्द्र है। इसके बाद 7.2 व 3 में हमने भारत के 2 शहरों की जलवायु परिस्थितियों का विवरण दिया है और प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है। हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमान का औसत निकालते हैं और उसके बाद ही हम पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमान की गणना करते हैं। 2 स्थान हैं जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और केरल में तिरुवनंतपुरम। 7.23 जो सारणी है आगे दिखाई जाएगी, इसमें हम आसानी से इनमें अंतर देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जो केरल है वो जम्मू कश्मीर की तुलना में बहुत ही गर्म और आर्द्र है और जिसमें वर्ष के कुछ भाग में तो मध्यम और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। देखो, इनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये सारणी है जलवायु के बारे में। ये है श्रीनगर की जनवरी में का जो दैनिक तापमान अधिकतम, न्यूनतम और इसका औसत निकाल के ये आपके पास सारणी बनी है। देखो, श्रीनगर का जो तापमान है वो तो किस में, माइनस में भी रह रहा है। लेकिन इसके बाद अपने देखते हैं केरल का, तिरुवनंतपुरम का, तो वो तो माइनस क्या, बहुत ही ज़्यादा है। तो इसकी तुलना से हमने कह सकते हैं कि जो केरल है वो उससे ज़्यादा गर्म है। ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण हैं कि यहाँ जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में क्या होती है, वर्षा होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायु कैसी है, आर्द्र है। इसके बाद है जलवायु और अनुकूलन। जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, सभी पर पड़ता है। जो जिस शहर में जिस जलवायु के अकॉर्डिंग रहता है वह दूसरी जगह है दूसरी जलवायु के अकॉर्डिंग रहना उसे बहुत ही मुश्किल है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वह रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में समय को चरम शीत ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। तो अपनी कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक 9 में अनुकूलन की परिभाषा को अपने पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। सभी अपने अपने मतलब जलवायु अपने अपने वातावरण के अकॉर्डिंग रहना चाहते हैं। आप लोग जैसे अपने घर में रह रहे हो तो रिश्तेदारी में जाते हो तो दूसरे के घर में रहना आपको उतना कंफर्टेबल नहीं लगेगा जितना आप खुद के घर में रहना पसंद करते हो। तो फिर जलवायु यहाँ पे गर्म है, गर्म वाले सर्दी वाले मौसम में जाकर नहीं रह सकते तो सर्दी वाले फिर गर्मी में आकर नहीं रह सकते। सभी उसी जलवायु के अकॉर्डिंग रहना पसंद करते हैं। इस पुस्तक के अध्याय 9 में आप मौसम और जलवायु की मृदा का प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल जंतुओं पर जलवायु के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव 2 ध्रुव हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्र में कुछ परिचित जो देश हैं वो हैं कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका, अलास्का, रूस के साइबेरिया क्षेत्र। ये क्या ध्रुवीय क्षेत्र हैं। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो, गणतंत्र, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो देखो, ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में कैसी जलवायु पाई जाती है, चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र क्या होते हैं, सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीनों तक वहाँ सूर्योदय नहीं होता। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है और यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। आइए हम ध्रुवीय भालू और पेंगुइन के उदाहरण से यह जानने का प्रयास करें कि वे किस प्रकार वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित हैं।
ध्रुवीय भालू कैसे अनुकूलित है कि ध्रुवीय भालू के शरीर पर क्या होते हैं, सफ़ेद बाल होते हैं, जो क्या होता है बर्फ़ की जो चादर है उसको ढक लेते हैं। उसमें आसानी से वो उनके शरीर की उसके शरीर की जो रक्षा है वो उस बालों के कारण होती है। कैसे होती है, देखो कि ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर कैसे बाल हैं, सफ़ेद बाल होते हैं, जिससे वे बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। इससे उन्हें अपने शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है, साथ ही उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए जो बालों की दो मोटी परतें होती है, जो इनकी वसा की एक परत होती है। वास्तव में जो ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का तापमान आवश्यकता से अधिक न हो जाए। वे अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। ज़्यादा तेज़ चलते हैं तो अपने खुद जैसे ज़्यादा तेज़ चलें या भागें तो अपने शरीर का जो खून है, रक्त प्रवाह वो बहुत तेज़ हो जाता है और अपने को गर्मी महसूस होने लगती है। तो इसीलिए कि उसका शरीर गर्म ना हो जाए, वो चलता बहुत धीरे धीरे है और यदि ज़रूरत पड़े तो वो क्या करते हैं, विश्राम भी करते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है, अतः ध्रुवीय जो भालू है वो समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं, बल्कि इन्हें बर्फ़ पर चलने में भी सहायता होती है। बर्फ़ में ये छिपकर अपने शत्रुओं से उनकी बचत होती है, साथ में अपने शिकार को पकड़ना होता है। तो इनकी जो सफ़ेद बर्फ़ पर हैं वो कैसे बर्फ़ कितने होते हैं, तो इनको जिसको पकड़ना होता है उसको पता नहीं चलता कि यहाँ पे कोई छिपा हुआ है। तो ये ध्रुवीय भालू के बारे में है और बाकी का जो पार्ट है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।